और स्वदेश में एक और अहम मुद्दा जिस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एमवे एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने फर्म की लगभग 757 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें कि फर्म मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप फर्म पर लगा है। ईडी ने बयान में बताया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एमवे की जमीन, कारखाना, संयंत्र और मशीनरी, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं। ईडी की ओर से की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में खुलासा हुआ है कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहा है। ये देखा गया है कि बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड निर्माताओं के उत्पादों की तुलना में एमवे की ओर से पेश किए जाने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। ये देखा गया है कि कंपनी ने 2002-2003 से 2021-22 तक अपने बिजनेस ऑपरेशन में 27,562 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की और कंपनी ने वित्त वर्ष 2002-2003 से 2020 और 21 के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स को 7,588 करोड़ रुपए की कमीशन भी दी है। एमवे वित्त वर्ष 1996-97 से लेकर वित्त वर्ष 2020-21 तक भारत में शेयर कैपिटल के रूप में लगभग 21 करोड़ रुपए लाया है और कंपनी उनके निवेशकों और मूल संस्थाओं को लाभांश, रॉयल्टी और अन्य भुगतान के नाम पर लगभग 2859 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया है। एमवे इंडिया के खिलाफ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप है, जिसके तहत कंपनी की तमिलनाडु स्थित जमीन और फैक्ट्री समेत कई व्हीकल्स और अकाउंट्स में एफडीज समेत अटैच कर दिया गया है। एमवे इंडिया पर एक पिरामिड फ्रॉड स्कीम चलाने का इल्जाम लगाया गया है, जिसमें यह इल्जाम है कि डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क के गार्ब में एक पिरामिड फ्रॉड स्कीम को चलाया जा रहा था। ईडी ने अपने प्रोब में यह इल्जाम लगाया है कि एमवे के ज्यादातर प्रोडक्ट्स की प्राइस को काफी ऊपर रखा जाता है ओपन मार्केट के कंपैरिजन में, और एमवे ने 2002-03 से 2021-22 तक 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अपने बिजनेस ऑपरेशंस से कमाए हैं, जिसमें उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स को 7,500 करोड़ का कमीशन दिया गया है। इसके अलावा एमवे 1996 में शेयर कैपिटल के तौर पर केवल 21 करोड़ रुपए भारत में लाया था और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक एमवे ने ऑलरेडी 2800 करोड़ से भी ज्यादा पैसा डिविडेंड, रॉयल्टी और बाकी पेमेंट्स में खर्च कर दिया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलर्स पर पाबंदी लगा दी थी कि वे किसी भी तरह की मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम्स को नहीं चला सकते, जिसके बाद इस बात पर गौर फरमाया जा सकता है कि एमवे इंडिया के ऑपरेशंस पर सवाल उठा और उसी के चलते इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। यह देखने वाली बात होगी कि इसके बाद कोई और संपत्ति को भी अटैच किया जाता है या नहीं। चलिए, तो इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। मिस्टर बेजॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो एमवे का फ्रॉड बेनकाब हुआ, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी को अंदाजा भी नहीं था। इस फ्रॉड को हम उन तमाम लोगों को कैसे समझाएं जो एमवे के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आतुर रहते हैं? बिकॉज एमवे, जैसा कि हम सब जानते हैं, काफ़ी लोकप्रिय ब्रांड भी है और इसको अलग अलग ज़रूरतों के लिहाज से लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस तरह के फ्रॉड का किसी ने भी सोचा नहीं था। कैसे समझाएंगे आप इस फ्रॉड को आसान भाषा में? नहीं, आसान भाषा में समझाने के लिए हम लोगों को सरकार का मदद चाहिए, क्योंकि 1986 में हमको याद है फर्स्ट टाइम हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ हम टच में आए और आज के दिन में करीब 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। केवल एमवे नहीं, कई कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में चलाते हैं। लास्ट ईयर चलकर दिसंबर में एक रूल्स बने, एक सही लीगल शेप बना इस व्यापार का। हमारा कहना यह है कि अब 60 लाख लोगों का रोजगार
इसके साथ जोड़ा हुआ है कि इस ढंग से हम ये दिखा सकते हैं कि जितने लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो लोग निश्चिंत रहे, उन लोग सुरक्षित महसूस करें। ये सरकार का काम है। हम समझते हैं कि ये कानून पहले ही लाना चाहिए था, जब ये व्यापार शुरू किया गया इंडिया में। जब आप किसी को व्यापार करने के लिए इंडिया में बुलाते हो, उनको निवेश करवाते हो, उनको मदद करते हो कि वो अपना व्यापार को एक्सपैंड करें, और फिर सडनली आप ये कहते हो कि आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो, आप पिरामिड स्कीम चला रहे हो, तो ये रेगुलेटर था कहां? अब तक रेगुलेटर क्यों नहीं रहा? जब ये लोग व्यापार शुरू किए उस टाइम क्यों नहीं रोके? आप क्यों 60 लाख लोगों को पहले एक इंसेंटिव दिलाकर इस व्यापार में जुड़ने का आप एक इंसेंटिवाइज किया? हमारे देश में लोग जुड़ गए, इसके साथ लोगों को फायदा मिलने लगे, और आप तुरंत अभी ये बोल रहे हो, ईडी अब ये कह रहा है कि वो जो निवेश किया उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो डिस्प्रपोर्शनेट है। बिल्कुल सही, हम ये कह रहे हैं कि हम ईडी का परिप्रेक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन एज अ कंज्यूमर एक्सपर्ट हम जो समझते हैं, ये उस समय होनी चाहिए थी 1986 में, जब आप इस कंपनियों को लाइसेंस दिए कि आप इस ढंग का व्यापार कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को नोडल बनाएं, और अभी चलकर दिसंबर में लास्ट ईयर में आप रूल्स बनाएं। इतने साल क्यों आप लगाए एक कानून लगाने के लिए? अभी जैसे ई कॉमर्स चल रहा है हमारे देश में, उसका कोई कानून नहीं है, अभी तक उसका रूल्स नहीं बने हैं, अभी तक नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपया हमारे देश में निवेश हो गया है ई कॉमर्स में। कल को ये पता लगे कि ई कॉमर्स पूरा फ्रॉड है, तो कैसे लगेंगे हमारे देश में? कौन निवेश करने आएंगे? कौन व्यापार करेंगे? तो हम सोच रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए लीगल अप्रोच में। ईडी का काम है चोर को पकड़ना। लीगल अप्रोच की आप बात कर रहे हैं, जिन गाइडलाइंस की आप बात कर रहे हैं मिश्रा जी, उसमें क्या क्या बातें प्रमुख हैं? चलिए, यहाँ पर गाइडलाइंस लाने में तो बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। तमाम लोग जो कि इस सेक्टर के तहत जिनको रोजगार मिली हुई है, उनके सर पे अभी तलवार लटक रही है। लेकिन जिन गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं, हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये तमाम बातें जो ज़रूरी है वो इसमें इंक्लूडेड हो? ऐसी कौन सी स्ट्रेस पॉइंट्स है जो कि आप चाहते हैं कि क्लैरिटी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आप जब तक एक क्लैरिटी नहीं लाएंगे कि इस व्यापार का डेफिनेशन है क्या, वर्ल्ड ओवर इस व्यापार को चला रहे हैं लोग, अमेरिका, यूएस, रशिया, इन चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है एक कानून के तहत, एक फ्रेमवर्क के तहत। तो हम समझते हैं हमारे गाइडलाइन में क्लैरिटी होनी चाहिए। आज भी क्लैरिटी नहीं है। जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सब में विस्तार से क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी इस व्यापार में जुड़े हुए हैं वो समझे कि हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का परिप्रेक्ष्य में आएंगे, जो ओवर प्रॉफिटियरिंग के परिप्रेक्ष्य में आएंगे, जो प्रॉफिटियरिंग के भाषा में आएंगे। क्योंकि कोई भी व्यापार प्रॉफिटियरिंग नहीं करनी चाहिए। हर व्यापार में प्रॉफिट होनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिटियरिंग बहुत ही सही वर्ड नहीं है, वो सही नहीं है उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए। तो हम ऑलवेज ये समझते हैं कि गाइडलाइन ऐसी बननी चाहिए कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित महसूस हो। जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इस व्यापार को चला रहे हैं, जो इसमें निवेश ला रहे हैं, वो सब लोग सुरक्षित महसूस करें। तो इंडिया को उस ढंग से कानून लाना चाहिए जिस ढंग से हम समझते हैं कि और निवेश हो। क्योंकि आज केवल 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ये सोचा जा रहा है कि बाय 2025 डायरेक्ट सेलिंग करीब 18 मिलियन लोगों को जॉब देंगे हमारे देश में। तो ये 18 मिलियन लोगों को जॉब दिलाने के लिए एक सही रूपरेखा बनना चाहिए, एक सही ढंग से एक तंत्र बनना चाहिए। नोडल लोगों को अपॉइंट होनी चाहिए जो रेगुलेटर बनेंगे, जो ओवरसाइट देखेंगे, जो ये नहीं कि वो करोड़ों रुपया कमा लेने के बाद आप फिर उनके पीछे लगे, वो ना करें। मिश्रा जी, लेकिन यहाँ पर मुझे आपसे ये भी पूछना है कि एमवे एक लौता तो नहीं है। ऐसे फर्जीवाड़े के मामले और भी ऐसे कई डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म हैं जिनके तहत जिनका भांडाफोड़ हुआ है, जो सामने आए हैं। इसके बावजूद भी सरकार की नींद नहीं खुली है। नहीं, इसलिए तो हम ये
देखना चाह रहे हैं कि अब ईडी किस ढंग से इसका एक परिभाषा निकालेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि करीब करीब 400 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हमारे देश में है ऑलरेडी, एंड ऑलरेडी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट किए हुए हैं और भी आना चाह रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि ये रूपरेखा बनाया गया है, रूल्स बनाया गया है, लॉ लाया गया है। अब कई लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी के नहीं होने के कारण अभी भी लोग नहीं आना चाह रहे हैं। और जो अभी घटना हुआ, इस घटना से तो और भी लोग बड़े मतलब माइन्यूटली देखेंगे अपना निवेश लाने के पहले। हम समझते हैं कि हम लोगों का काम है कि एक ऐसा कानून बने जो सबके पक्ष में हो, लेकिन उपभोक्ता सेंटर स्टेज में आनी चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको सही वैल्यू मिलनी चाहिए फॉर मनी। यदि किसी को डिविडेंड दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है और वो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो क्यों नहीं उनको मिले। और यदि उपभोक्ता खुशी खुशी वो कीमत दे रहे हैं क्योंकि उनको उसको वो क्वालिटी मिल रहा है, उनको वो गुणवत्ता मिल रहा है, उनको वो ढंग का सामान मिल रहा है जो वो चाहते हैं, तो उसमें क्या कमी है। लेकिन हाँ, यदि कोई प्रॉफिटियर कर रहा है, प्रॉफिटियरिंग एंड प्रॉफिट में एक बहुत थिन रूपरेखा है, वो सही ढंग से आनी चाहिए ताकि कोई प्रॉफिटियर ना करे अपने बिजनेस में। प्रॉफिट जरूर कमाना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट में सही रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी प्रॉफिटियरिंग कर रहा है, उपभोक्ताओं को मतलब मद्देनजर रखते हुए वो उसका देखभाल नहीं कर रहा है, उसका हित पे नहीं काम कर रहे हैं, तो ईडी क्यों, सारे जितने तंत्र हैं वो उसको तुरंत रोक देना चाहिए और उस पर कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए जैसे हुआ है। बिल्कुल, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक स्पष्टता आए, एक क्लैरिटी आए, एक गाइडलाइन यहाँ पर निर्धारित की जाए ताकि एमवे जैसा जो फ्रॉड है वो आगे चलकर कभी भी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, इस खास चर्चा में शामिल हुए। आगे